मूवी की शुरुआत ग्लोबल डिजास्टर के 3 साल बाद होती है, जब जमीन पर रीवर्स नाम के खतरनाक मॉन्स्टर आ गए थे। इन रीवर्स ने 95% इंसानों को खत्म कर दिया था। जो लोग बचे होते हैं वो 8000 फीट की ऊंचाई पर रहते थे, क्योंकि ये रीवर्स ज्यादा बुलंदी वाली जगहों पर नहीं जा सकते थे। इसी वजह से उन्होंने 8000 फीट की बुलंदी तक निशान लगाए हुए थे और बचे हुए सब लोग सेफ जोन के अंदर रहते थे। कहानी की शुरुआत में हम हंटर को देखते हैं, जो बोर होकर सेफ जोन से बाहर निकल आता है। असल में हंटर जिस एरिया में रहता था वहाँ उसके साथ खेलने के लिए कोई हम उम्र बच्चा नहीं होता, इसलिए वो चट्टान पर बैठकर दूसरे पहाड़ों पर मौजूद बच्चों को खेलता हुआ देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे रीवर्स की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। रीवर्स की आवाज सुनते ही हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगता है। मॉन्स्टर भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, मगर आखिरी लम्हे में हंटर सेफ जोन के अंदर दाखिल हो जाता है। इस लाइन से ऊपर रीवर नहीं आ सकते थे। इसके बाद हमें पहाड़ की चोटी पर हंटर का गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर 200 से भी कम लोग रहते हैं। ये गांव 84-160 फीट की बुलंदी पर वाक़ होता है। हंटर अपने वालिद विल को बताता है कि वो आज सेफ जोन की लाइन के पार चला गया था, मगर वहाँ रीवर आ गए और वो मरते मरते बचा। विल उसे प्यार से समझाता है कि आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना और ये भी याद रखो कि तुम्हें रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए दूर मत जाया करो। विल की बीवी को रीवर्स ने मार दिया था और अब वो अकेले ही हंटर का ख्याल रखता है। इसके बाद हम विल की दोस्त केटी को देखते हैं, जो जंगल में शिकार करने आए होते हैं। केटी एक ही गोली में हिरन का शिकार कर लेती है। जिंदा रहने के लिए उन्हें रोजाना शिकार करना पड़ता है, क्योंकि रीवर्स की वजह से वो किसी दूसरे शहर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो खुद फार्मिंग करते हैं और फिशिंग भी किया करते और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। विल के सामने वाले घर में नीना रहती है, जो एक साइंटिस्ट है। वो 3 सालों से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है ताकि रीवर्स की कमजोरी का पता चल सके और ये भी कि उन्हें गन से किस तरह मारा जा सकता है। मगर 3 साल गुजरने के बावजूद अब तक वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि एक दिन वो इन रीवर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक रात हंटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे लंग्स की बीमारी होती है और सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। विल फौरन उसकी ऑक्सीजन ट्यूब बदल देता है, मगर ये उनके पास आखिरी ऑक्सीजन ट्यूब होती है। अब मजीद ऑक्सीजन ट्यूब लाने के लिए उन्हें बोल्डर सिटी जाना होता है, इसलिए विल नक्शे पर एक सेफ रास्ता ढूंढने लगता है ताकि वो किसी तरह इन रिवर्स से बचकर बोल्डर सिटी पहुंच सकें। अगले दिन हंटर की सालगिरह होती है और विल उसे एक छोटा सा तोहफा देता है, जिससे हंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उनके पास एक रेडियो भी होता है, जिस पर हंटर विल से कहता है कि हम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करके मदद क्यों नहीं लेते। विल उसे बताता है कि रेडियो को ऑन करने के लिए उनके पास बिजली नहीं है। उसी रात फिर हंटर की तबीयत खराब हो जाती है और विल को उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मगर ऑक्सीजन ट्यूब के बगैर हंटर चंद ही दिनों में मर सकता था। इसके बाद विल नीना के छोटे से लैब में जाता है और उसे बताता है कि वो कल बोल्डर सिटी जा रहा है और इस मिशन के लिए उसकी मदद चाहिए। विल नीना को ये भी बताता है कि उसे एक रास्ते का पता चल गया है और वो माइन के रास्ते से इन रिवर्स से बच सकते हैं। नीना शुरू में साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि रिवर्स माइन के अंदर भी आ सकते थे, मगर हंटर की ऑक्सीजन ट्यूब की वजह से वो किसी तरह जाने के लिए मान जाती है। उसी रात नीना एक ट्रैकर भी बनाती है, जिससे रिवर्स की लोकेशन का पता चल सकता था। अगली सुबह विल एक अच्छी सी गन और ढेर सारी गोलियां ले लेता है। तभी वहाँ केटी भी आ जाती है और वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। केटी भी वहाँ से एक गन ले लेती है। विल उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि बोल्डर सिटी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर केटी कहती है कि हम कब तक इन पहाड़ों पर रहेंगे, एक न एक दिन हमें रिवर्स से लड़ना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उनके आगे चलने लगती है। कुछ देर बाद वो 8000 फीट वाली लाइन तक पहुंच जाते हैं और वो जानते थे कि यहाँ से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। नीना अपने ट्रैकर से चेक करती है तो 500 मीटर की रेंज में कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता, जिसके बाद वो इस लाइन से नीचे जाने लगते हैं। वो एक टाउन में पहुँचते हैं जहाँ कुछ पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो उनमें सामान ढूंढने लगते हैं। विल को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, जो वो केटी को दे देता है। नीना को रिवर्स की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत होता है, और वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो बोल्डर सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ढेर सारे घोड़े नजर आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि रिवर्स उन्हें कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ इंसानों को ही मारते हैं। फिर वो एक और जगह पर पहुंचते हैं, जो सेफ जोन से 400 फीट नीचे होती है। वहाँ विल बताता है कि सेफ जोन में जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लग सकते हैं। उसी टाइम नीना ट्रैकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक रिवर्स उनके पास कहीं आ चुका है। ये देखकर वो सब तेजी से भागने लगते हैं। विल चेयर लिफ्ट के स्टेशन पर पहुंचकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है, मगर वो ठीक से काम नहीं कर रही होती। दूसरी तरफ केटी के पास ग्रेनेड लॉन्चर होता है। वो जल्दी से उसे रीलोड करती है। जैसे ही रिवर्स जंगल से बाहर आता है, केटी उस पर ग्रेनेड फायर करती है, मगर रिवर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी लम्हे नीना किसी तरह लिफ्ट को ऑन कर लेती है। विल और नीना लिफ्ट पर बैठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। केटी चेयर लिफ्ट
के एक खंबे पर चढ़ जाती है और जैसे ही वो दोनों करीब आते हैं वो जंप लगा देती है। विल उसे मजबूती से पकड़ लेता है। वो सिर्फ 50 फीट ही सेफ जोन से दूर होते हैं कि रिवर्स एक केबल को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो तीनों चेयर लिफ्ट से नीचे गिर जाते हैं। वो जल्दी से उठकर फुल स्पीड से सेफ जोन की तरफ भागने लगते हैं। रिवर्स भी तेजी से उनके पीछे आ रहा होता है, मगर आखिरी लम्हे वो तीनों 8000 फीट वाली लाइन पार कर लेते हैं। रात के टाइम वो एक सुनसान रिजॉर्ट में पनाह लेते हैं। वहाँ नीना उन्हें बताती है कि रिवर्स ने सिर्फ 1 महीने के अंदर 95% इंसानों को खत्म कर दिया है। सबसे अजीब बात ये थी कि रिवर्स इंसानों को खाते नहीं थे, बस बेदर्दी से मार देते थे और नीना को इसका जवाब ढूंढना होता है ताकि वो इन रिवर्स को मारने का कोई तरीका ढूंढ सके। अगली सुबह वो माइन की तरफ जाते हैं क्योंकि इसके जरिए वो बोल्डर सिटी की तरफ जल्दी से जा सकते थे। विल उनको बताता है कि माइन के अंदर एक लिफ्ट है और वो उसके जरिए तेजी से निकल सकते हैं। जब वो माइन के अंदर जाते हैं तो ट्रैकर भी काम करना बंद कर देता है और उनको 200 फीट नीचे जाना होता है, यानी यहाँ पर रिवर्स भी आ सकते थे। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो केव का दरवाजा बंद होता है, इसलिए अब उनको बहुत ज्यादा नीचे जाना होता है और दूसरे रास्ते से निकलना होता है। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो केटी को हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए वो अपनी लाइट्स पर हाथ रखते हैं तो उनको अंधेरे में रिवर की चमकती हुई आंखें नजर आती हैं और वो डर कर तेजी से भागने लगते हैं। वो रिवर्स पर ग्रेनेड भी फेंकते हैं, मगर इस बार भी कोई असर नहीं होता। वो भागकर एक छोटी सी माइन में घुस जाते हैं जहाँ पर रिवर्स नहीं आ सकता था। विल उस पर फायरिंग करता है, मगर रिवर का जिस्म इतना मजबूत होता है कि गोलियां भी बेअसर साबित होती हैं। अचानक रिवर्स अपना हाथ माइन के अंदर घुसा देता है। उसी लम्हे वो फ्लेयर गन जला देते हैं और तेज रोशनी में उन्हें एक और रास्ता नजर आ जाता है। वो इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, मगर केटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जैसे ही एक और जगह जाने लगती है वहाँ पर रिवर्स उसके पीछे खड़ा होता है और वो केटी को मजबूती से पकड़ लेता है। विल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिवर्स उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर विल और नीना बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद नीना किसी तरह ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है और दोनों जान बचाकर माइन के दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नीना केटी की वजह से रोने लगती है और वो कहती है कि वो रिवर्स से केटी का बदला जरूर लेगी। बाद में वो एक वीरान टाउन पहुंचते हैं। रात होने वाली होती है, इसलिए वो एक खाली घर में रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ नीना विल को बताती है कि अगर वो अपने शहर की लैब तक पहुंच जाए तो शायद वो रिवर को मारने का कोई तरीका ढूंढ सके। असल में नीना को रिवर की कुछ कमजोरी का पता चल गया था, मगर विल को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और कहता है कि रिवर्स किसी मौजजे से ही मर सकते हैं। अगले दिन वो गाड़ी लेकर बोल्डर सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वो सेफ जोन से आगे गाड़ी को फुल स्पीड से ले जाते हैं और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में सब कुछ बिखरा हुआ होता है। वो टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से ऊपर मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगते हैं। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे होते हैं। जब वो स्टोर में पहुंचते हैं तो विल वहां से ऑक्सीजन ट्यूब्स को ढूंढने लगता है। तभी नीना को रिवर की आवाज सुनाई देती है और वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। विल को उसी टाइम ऑक्सीजन ट्यूब्स भी मिल जाती हैं और वो ट्यूब्स को बैग में पैक कर लेता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। रिवर दीवार की दूसरी तरफ से हमला करता है, मगर वो दोनों उसके हमले से बच जाते हैं और वो तेजी से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगते हैं। तभी विल को रिवर पकड़ लेता है। नीना समझदारी से काम लेती है और वहाँ पर रखी कुल्हाड़ी उठाकर रिवर्स को जोर से मारती है, जिससे विल रिवर्स के हाथ से निकल जाता है। फिर वो भागकर आखिरी कमरे में जाते हैं जहाँ पर विल को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नजर आते हैं, जिनको देखकर विल को एक आइडिया आता है। वो खुद एक टेबल के पीछे खड़ा हो जाता है और जैसे ही रिवर उसकी तरफ आता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को गोली मार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो रिवर्स खिड़की से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों समझ रहे होते हैं कि रिवर अब मर चुका है। फिर नीना कहती है कि मुझे मेरे ओल्ड लैब तक ले जाओ, मैं वहाँ पर रिवर को मारने का तरीका ढूंढ सकती हूँ। विल इनकार कर देता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन ट्यूब्स को जल्द से जल्द हंटर के लिए गांव ले जाना होता है। नीना उसको समझाती है कि एक न एक दिन हमें इनसे लड़ना तो होगा, कब तक हम इन पहाड़ों की चोटी पर फंसे रहेंगे। विल उसकी बात समझ जाता है और फिर वो लैब की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं रिवर्स फिर से होश में आ जाता है। लैब भी सेफ जोन से बाहर होती है, इसलिए रिवर्स किसी भी टाइम यहाँ आ सकते थे। वो लैब के अंदर जाते हैं। नीना ने पहले से ही सब कुछ सोचा हुआ होता है। वो जल्दी से सब कुछ इकट्ठा करती है और उस केमिकल को बुलेट पर लगा देती है और जब फायर करती है तो वो भी काम नहीं करता। तब विल कहता है हमें वापस चलना चाहिए। नीना कहती है कि तुम वापस गांव चले जाओ क्योंकि हंटर को ऑक्सीजन ट्यूब्स की सख्त जरूरत है। मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक कोई हल न ढूंढ लूं। विल कहता है तुझे यहाँ रिवर्स मार देंगे। नीना कहती है मैं अकेली ही बची हूँ, मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, अगर मैं मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जाकर अपने बेटे को बचाओ। विल भी उसकी बात मान जाता है और ये सुनकर विल अकेला ही गांव की तरफ गाड़ी पर फुल स्पीड से जाने लगता है।
अभी विल रास्ते में ही होता है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी उलट जाती है और विल बेहोश हो जाता है। विल कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहता है। दूसरी तरफ नीना भी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो बुलेट पर एक और केमिकल लगाती है, मगर जैसे ही फायर करती है फिर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तब नीना बहुत ध्यान से सोचती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। इस लैब की तरफ मॉन्स्टर भी आ रहा होता है। नीना जल्दी से फिर काम शुरू करती है और उस केमिकल को बुलेट पर लगाती है, और जब फायर करती है तो इस बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरी तरफ विल को भी होश आ जाता है। जब वो गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलता है तो देखता है कि एक रिवर्स कुछ ही फासले पर खड़ा हुआ है। वो मॉन्स्टर तेजी से विल की तरफ आने लगता है। विल जल्दी से गाड़ी से बैग निकालता है और सेफ जोन की तरफ भागने लगता है। सेफ जोन तक पहुंचने के लिए उसे 2000 फीट ऊपर जाना होता है। रिवर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक और रिवर उसके सामने भी आ जाता है। विल उस पर फायर करता है, मगर रिवर पर कोई असर नहीं होता। विल समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला। विल को रिवर्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी नीना वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही उसे गोली मारती है वो रिवर्स उसी वक्त फट जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। नीना दूसरे रिवर्स को भी मार देती है। जब वो मरे हुए रिवर्स को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो रिवर्स मशीनें होती हैं जिनमें प्रोग्रामिंग की गई होती है, और वो प्रोग्रामिंग की वजह से ही सिर्फ इंसानों को मारते थे और 8000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते थे। फिर वो अपने गाँव में वापस आते हैं और इन रिवर्स के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। वो एक फ्लैग भी लगा देते हैं ताकि दूसरे गाँव वाले लोग उसे देख सकें। उनके सामने वाले लोग उस फ्लैग को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब रिवर्स खत्म होने वाले हैं। वो सब मिलकर ढेर सारी एक खास तरह की बुलेट्स बनाते हैं और फिर इन रिवर्स को मारने निकल पड़ते हैं। वो जंगल में मौजूद सभी रिवर्स को मार देते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।